बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी हैं 4। मैंने चूँकि आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह चंद ही घंटों में ZN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं करप्शन का एक मेगा स्कैंडल लाऊंगा और वही इंशाअल्लाह ला रहा हूँ। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे चूँकि बीच में डेवलपमेंट्स ऐसी आ गई हैं। दूसरी स्टोरी ये भी डिस्कस करनी है कि हमजा शहबाज साहब ने हल्फ उठा लिया है पंजाब के वज़ीर आला का, और फिर तीसरी ये भी स्टोरी शेयर करनी है जिसका मैंने थंबनेल भी लगाया कि मस्जिद नबवी के इमाम रो पड़े वो आयत पढ़ते हुए। ये क्या है ये आपको दिखाऊंगा। और फिर एक और स्टोरी शेयर करनी है जनाब के फिर से तहरीक इंसाफ जो कि जाली फ़ोटोशॉप्ड वीडियोस फ़ोटोज़ बनाने की माहिर है, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक और इसी तरीके से बैकग्राउंड वो आवाज़ें लगा के तो उनकी एक जाली वीडियो और फिर लान तान हो रही है और फिर वो पकड़े गए हैं। तो ये इस पर भी बात करनी है। सबसे पहले मैं जल्दी चूँकि ये मैंने मेन स्टोरी फिर आपको पता है मेगा करप्शन की डिस्कस करनी है। मैं वादा कर चुका हूँ, मैंने साथ यूट्यूब पे लिखा भी है, पिछली वीडियो में भी बताया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है, ये मैं आपको बता दूँ और ये मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले हमजा शहबाज साहब ने हल्फ उठा लिया है वज़ीर आला का। सुबह मैं उठा, यानी कि वो नमाज़ पढ़ के बंदा सोता है ना सहरी के बाद, तो मैं काफ़ी लेट सोता हूँ, तो वो फिर जो है ना सुबह मैं जागा तो पता चला कि जनाब गवर्नर पंजाब चीमा साहब ने, सरफराज उमर सरफराज चीमा साहब ने, जिनके टोटल को 4 दिन की गवर्नरी, और वो आके इधर उधर जो है ना वही वाली बात है, वो लतड़ियाँ मार रहे हैं। तो वो उन्होंने जनाब उस्मान बुज़दार साहब को बहाल कर दिया है। उन्होंने कहा जी इनका इस्तीफ़ा गलत हुआ था तो मैं इनको बहाल करता हूँ। अब खामखा उस्मान बुज़दार साहब बेचारे को भी खजल ख्वार किया है। वो गया उधर पंजाब असम्बली, उधर उसे किसी ने घास नहीं डाला, ना कोई प्रोटोकॉल ना कुछ, एवं ही उसे भेज दिया बेचारे को। तो वो असल में ये सबसे ज़्यादा ना, जैसे वो इमरान खान साहब ने कहा था कि वो परवेज़ इलाही साहब को कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। आम तौर पे लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब मर्दम शनास नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कभी कभी फिर तुक्का लग भी जाता है ना बंदे का। इस सूरत हाल में पर्टिकुलर में जब उन्होंने कहा था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है परवेज़ इलाही, उन्होंने बिल्कुल ठीक पहचाना था। उनकी इस मर्दम शनासी को शाबाश देना पड़ेगी इमरान खान साहब की। साथ ये भी कहना चाहिए था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू भी है और पंजाब का सबसे बड़ा बेशरम इंसान भी है ये परवेज़ इलाही। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। तो ये वो पुट्ठे सीधे मशवरे उल्टे शुल्टे देता रहता है। जो अपने घर का नहीं रहा, वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो चौधरी सालेक हुसैन साहब ने यहाँ पे हल्फ उठा लिया मिनिस्टर का। इसी तरीके से जनाब चीमा तारिक बशीर चीमा साहब ने उठा लिया। बाकी रहता क्या है? चौधरी शुजात साहब आपसे हट गए हैं तो बाकी रहता क्या है? इनको छित्तर मार के निकालना चाहिए। और ये जो गवर्नर बैठे हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट ने अपने आर्डर में लिखा है कि गवर्नर ने और सदर ने आईन की खिलाफ वर्जी की है। तो जो आईनी ओहदों पे बैठ के आईन की खिलाफ वर्जी करे उनको अपने ऑफिस से जूते मार के निकाल लेना चाहिए। उनको जूते और छितर मार के निकालना चाहिए, ठुड्डे मार के निकालना चाहिए ऐसे बेशर्मों को कि जो आईनी ऑफिस में बैठें, हमारे टैक्स के पैसों पर अयाशी करें और आईन को वायलेट करें। और अदालतें कह रही हैं कि इन्होंने आईन की खिलाफ वर्जी की है। तो जिनने आईन शिकनी की है, आईन की खिलाफ वर्जी की है, तो हुकूमत क्या देख रही है? पंजाब की हो या हमारे वजीर दाखिला साहब राना सनाउल्लाह साहब, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनको छित्तर मार के क्यों नहीं निकालते? इनको जूते मार के क्यों नहीं निकालते कि जिनका सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी ये कह रहे हैं कि ये आईन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ये आईन शिकन लोग हैं, आईन शिकनों को बर्दाश्त करके बैठे हैं। मैं तो इस चीज़ पर हैरान हूँ। अब जनाब उसमें हमजा शहबाज साहब ने वो हल्फ उठा लिया और राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे हल्फ लिया है और ये साहबान पहुंच गए हैं वहाँ पे हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिए ईद के बाद के। अब हमजा शहबाज साहब हैं वज़ीर आला, उन्होंने अगले ही स्टेप में आजकल में अपनी काबीना बना लेनी है और बस फिर देखिएगा और किस तरीके से एम ही खाम खा बेचारे उस्मान बुज़दार को भी खजल ख्वार किया है। हालत ये है
वही आदम नज़ीर तारड़ साहब की, अगर आपने बहाल कर दिया तो फिर तो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद भी बहाल हो गई है। बहर हालत ये है कि भाई आप अंदाज़ा कीजिए कि उनका इस्तीफ़ा ख़ुद मंजूर कर लिया, वो मंजूर करवाया गवर्नर, पिछले गवर्नर से, चौधरी सरवर साहब से, और साथ इलेक्शन लड़वा दिया पंजाब के सबसे बड़े डाकू को, और आप कहते हैं कि वो जनाब वज़ीर आला हटे ही नहीं है। तो आपने इलेक्शन किस चीज़ का लड़ा है यार? कोई हद है इनकी। जिन्होंने, मैंने पहले कहा है कि आइन तो क्या है, एक उसूल है ना। जिन्होंने रसूल की ताज़ीम नहीं की, आपके ख़्याल में वो उसूल की ताज़ीम करेंगे? छोड़ दीजिए यार, इसको छोड़ दें। अब उसके बाद आइए मैं दिखाता हूँ मस्जिद नबवी का इमाम भी किस तरीके से रो पड़े यार। यकीन करें कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये ज़रा देखें कि यूथियों ने, कौम यूथ ने, बिगड़ी हुई मखलूक ने, जो अकल से आरी मखलूक है यूथिया, उस यूथिया ने एक और फ़ोटोशॉप वीडियो बिलावल साहब की, ये मैं वीडियो लगा रहा हूँ आपके सामने, इसका पहला हिस्सा जो चलेगा वो ओरिजिनल है, वो असल वीडियो है, और फिर उसके बाद इन्होंने उसमें आवाज़ शामिल करके ये फ़ेक वीडियो बनाई है। बनाई सिर्फ इसलिए है कि हम भी साबित कर सकें कि देखो जी, इन्होंने भी मस्जिद नबवी का तक़द्दुस पामाल किया है नारे लगा के। और वो फ़ेक वीडियो थी। कुछ सहाफ़ी जिनमें मैं देख रहा था, तारिक मतीन साहब भी, वो भी तकरीबन कोई 99% तो यूथ ही हैं। तो उन तारिक मतीन साहब ने भी जो है ना वो वीडियो लगाई, और फिर उसके बाद मैं देख रहा था उनका अभी रिसेंटली ट्वीट, और वो कह रहे थे कि जी मैं माज़रत करता हूँ, मैंने वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि मुझे पता चला बाद में कि वो वीडियो जाली है। तो सरकार ऐसा नहीं है ना कि जो भी इन यूथियों के व्हाट्सएप ग्रुप से आए तो आप लगा दें, माशाअल्लाह, ठीक है ना। और ये आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं इस पे बात करके तो अब इमाम मस्जिद वाले मामले पे आता हूँ, अपना मस्जिद नबवी के इमाम पर, और फिर उसके बाद जो है ना मेगा स्कैंडल पे, करप्शन का मेगा स्कैंडल, उस पर आपने साथ रहना है, एक एक चीज़ को देखना है। ठीक है सर। ये देख लीजिए जनाब, ये आपने ख़ुद देख ली ये वीडियो, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, किस तरीके से। मकसद कहने का ये था इनका कि जी देखें, हम भी दिखाएं कि इन्होंने भी मस्जिद नबवी में शोर किया। वो तो पूरी प्लानिंग हो रही थी ना, जिस तरीके से शेख रशीद ने जाके वहाँ पे प्लानिंग की, जिस तरह से वो चीकू मीकू बैठे और वो सारा कुछ बोल रहे थे। बहुत, मैं कहता, अब बात यह है कि जिनकी नान नुफ़्का रोज़ी रोटी छिन गई ना, अब ख़ान साहब को कहो कि वहाँ पे उनको प्रोवाइड करें, जो 60,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख जो मज़दूर कमा रहे थे वहाँ से, आपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी उनके, उन बेचारों के रोज़ी रोटी छीनी है उन बेचारों का। अब वो तो वैसे ही यूथिया तो यहाँ से फारिग होता है ना, और वैसे ही वो जज्बात में आवाम आके इस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हम नारे शारे लगाएंगे और क्या होगा इससे। वैसे भी ऑलरेडी पता है, जो लोग जानते हैं सऊदी अरब में, ये पाकिस्तानी लेबर तो वैसे नखरे ज़्यादा करती है, और दूसरी बात यह है कि महंगी लेबर है। आप इंडिया को देखें, नेपाल को देखें, बाकी श्रीलंका को देखें, बाकी जगहों पे तो बड़ी सस्ती सस्ती है। तो वो मुल्क तो बहाना मांग रहे होते हैं कि यार किसी तरीके से इनको निकालें ना, ताकि कंपनियां भी और बाकी भी लोग क्यों कहते हैं हमें महंगी लेबर। अब अगर एक मज़दूर उसी तरह का काम करता है और वो मुझे 1000 रुपये में पड़ता है और दूसरा मुझे 700 में पड़ता है या 500 में पड़ता है, मेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया कि मैं कितने नफल का सवाब समझ के उस 1000 रुपये वाले को रखूँगा और मैं उनसे काम करवाऊँगा, जबकि वो काम भी बराबर करते हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब वो जो ये लेबर है पाकिस्तानी, ये महंगी है कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों की लेबर के, तो उन्होंने तो वैसे ही निकाल देने हैं। तो ये किसने दुश्मनी की है पाकिस्तानी अवाम के साथ, मज़दूरों के साथ, कौम यूथ के साथ। तो मेरे मज़लूम यूथियों, मैं अक्सर बेशतर कहता रहता हूँ कि ये आपकी तकदीर से खेल रहे हैं। तो जो लोग आपकी तकदीर से खेल रहे हैं उनको जूते मारा करो, उनको इस तरीके से उन बेशर्मों की बात ना सुना करो। ये आप वो खैर आ जाएं जनाब।
अब इमाम मस्जिद नबवी के इमाम वो तिलावत फरमा रहे थे। मैं उसके बाद मैं करता हूँ बात, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि क्या सूरत हाल है। वो तिलावत फरमा रहे थे उसी आयत की कि ए ईमान वालो, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ों को बुलंद न किया करो, जैसे एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज़ में बोलते हो ऐसे न बोला करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें पता ही न चले। यार ये मुतअद्दिद बार ना उस आयत के बाद उस आयत पर वो पढ़ने के दौरान वो आबदीदा हो गए, रोने लग गए, बिल्कुल यूँ समझे एक रिक्कत तारी हो गई इमाम मस्जिद नबवी पर। और जो बंदा भी इसको देखे, मैं ये आपके सामने वो लगा रहा हूँ वो क्लिप, आप देखिएगा एक रिक्कत तारी हो जाती है। ये है वो मकाम एहतराम, ये वो एहतराम का मकाम है। ये एहसास कर सकता है वो यूथिया नहीं एहसास कर सकता इसका, क्योंकि यूथिया यहाँ से फारिग है। वो बंदा, हर बाशऊर इंसान एहसास कर सकता है इसका एहतराम नबूवत का एहसास, एहतराम रिसालत का एहसास, कि जहाँ आवाज़ बुलंद नहीं करनी वरना आमाल ज़ाया हो जाएंगे। ख्याल रखो, आमाल ज़ाया हो जाएंगे। ईमान के ज़ाया होने का खदशा है कि अगर आपने बारगाह रिसालत में मस्जिद नबवी में इस तरह की आवाज़ भी बुलंद की। ज़रा देखिएगा तो सही किस तरह से रिक्कत आमेज मनाजिर हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون। ये हैं जनाब, ये थे मस्जिद नबवी के इमाम जो कि दौरान नमाज या दौरान नवाफिल, ये आप देख लें किस तरीके से उन पे ये आयत पढ़ते हुए रिक्कत तारी हो गई। ज़ाहिर है वो मस्जिद नबवी के इमाम भी हैं, एक आलिम दीन भी हैं, बार बार उस आयत को दोहरा रहे थे, बीच में से रुक जाते थे, रोने लग जाते थे। फिर पीछे जो खड़े नमाजी उनको भी रोना आ गया, उन्होंने वो भी आबदीदा हो गए, उन पे भी वही रिक्कत तारी हो गई। ये एहतराम रसूल है, ये मेरे आका का एहतराम है, ये मेरे आका का एहतराम है, ये मेरे आका के मकाम का एहतराम है। ये वो लोग समझ सकते हैं जिनमें कोई इंसानियत की रमक बाकी हो। रिक्कत उन पे तारी होगी जिनमें इंसानियत की रमक बाकी हो। और बदबख्तो, तुमने क्या कर दिया, और तुम्हें अल्लाह गारत करे तुमने क्या कर दिया। एक, मैं कहता हूं कि एक बदबख्त इंसान की खातिर तुमने अल्लाह के रसूल के एहतराम में तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, तुम्हारे अमाल ज़ाया हो चुके होंगे। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के तौबा करो। इमरान खान साहब ने तुम्हारी शफात नहीं करनी, तुम्हारी वहां पर शफात का जामिन इमरान खान नहीं है, वहां पर तुम्हारी शफात अल्लाह के रसूल ने करनी है।
अल्लाह के रसूल को तुमने रंजीदा किया है, तुमने अल्लाह को रंजीदा किया है। जिसने रसूल मकबूल को रंजीदा किया उसने अल्लाह को रंजीदा किया है। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने कुछ ने दानिस्ता तौर पे, कुछ इस्तेमाल हो गए गैर दानिस्ता तौर पे। इस तरीके से तुम लोगों ने मकाम नबूवत का एहतराम भूल गए। तुम लोग, शर्म आनी चाहिए। बदबख्त हो, तुम तो बदबख्त हो। तुम्हारे तो मुकद्दर फूट चुके थे। तुम्हारे तो, तुम यकीन करो, मैं कहता हूं अगर कोई भी इंसान, मैंने कहा है ना, आज कोई मजहबी नहीं, कोई लिबरल नहीं, कोई सेकुलर नहीं, कोई राइटिस्ट नहीं, कोई लेफ्टिस्ट नहीं, पूरी की पूरी इंसानियत यकजा है मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बस खत्म हो गई। वो मोहसिन इंसानियत हैं। मैं गालिबन कपिल देव का देख रहा था ट्वीट। वो कहते हैं कि हम भी कभी इस तरह से नहीं सोच सकते। आप अंदाज़ा कीजिए, हिंदू कह रहा है। मैं देख रहा था मोहम्मद यूसुफ साहब, जो हमारे क्रिकेटर हैं, साबिक क्रिकेटर, पहले उनका नाम यूसुफ यूहन्ना हुआ करता था, आपको याद होगा। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो मोहम्मद यूसुफ उनका नाम। वो कहते हैं मैं तो कभी नहीं गया था काबा, और कभी नहीं गया था वहाँ पे मक्का मदीना। जब मुसलमान हुआ इस्लाम कबूल करने के बाद, जब मैं वहाँ पर गया तो तब उसके बाद वो कहते हैं, यूसुफ साहब कहते हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब वो कहते हैं कि तब उसके बाद जब मैंने पहली नज़र मेरी काबा पे पड़ी तो मेरी चीख निकल गई। और फिर कहते हैं जब मैं रोज़ा रसूल पे गया तो मेरी आंखें बरस रही थीं। ये एहसास होता है। और कम बख्तो, मुकद्दर के मारो, तुम में वो एहसास ख़त्म हो गया। शर्म आनी चाहिए। जो एक किस बदबख्त इंसान की खातिर तुमने अपने अमाल को ज़ाया करा दिया, तुमने अपने अमाल को अकारत करा दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आ जाए जनाब मेगा स्कैंडल पे, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्कैंडल है, और ये करप्शन का स्कैंडल है। मैं आपको बताऊं किस तरीके का स्कैंडल है। ये स्कैंडल है, आपको मालूम है कि कुछ ही रोज़ पहले नई हुकूमत ने, फेडरल हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने FBI के चेयरमैन को चेंज किया। FBI, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को तब्दील कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर वो जो पहले वाले थे डॉक्टर अशफाक साहब, मैं उन्हीं के बारे में, उनकी वो दास्तानें आपको बताने लगा हूँ। और उनको तब्दील किया गया, और फिर उसके बाद डॉक्टर आसिम साहब को लगाया गया। तो अब वो हैं, ये जो डॉक्टर अशफाक साहब हैं, ये कौन हैं? इन्होंने किस तरह के भांड मारे हैं, और इन्होंने किस किस के कहने पर क्या क्या गर्की मचाई है, और क्या क्या सत्यानाश किया है पाकिस्तान का। मैंने आपको कहा था ना, मैं आज भी उन अल्फाज पे कायम हूँ, और मैंने ये चीज़ बहुत ही इस एक तरीके से आप यकीन कीजिए कि मैंने पूरी मालूमात की बुनियाद पे मैंने कहा ज़रा इमरान नियाज़ी के करप्शन के स्कैंडल आने दें और उनकी हुकूमत के, आप पाकिस्तान छोड़ दीजिए, आप एशिया की करप्शन को भूल जाएंगे। ये मैं आज भी उस पर कायम हूँ, और यही ये मेगा स्कैंडल मैं आपके सामने लाने लगा हूँ। जनाब ये 1 बाय 1 मैं पॉइंट्स डिस्कस करूँगा कि ये डॉक्टर अशफाक जो कि एक्स चेयरमैन FBI थे, ये किस तरीके से इनको नवाजा गया, किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को अरबों का नुकसान पहुंचाया, किस तरीके से ये किन किन के हाथों में खेलते रहे, किस तरह से इन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ प्लानिंग की, किस तरीके से ये पिशावर वालों का बंदा था, किस तरीके से इन्हें कौन कौन से भंड मारे, और किस तरीके से ये साहब आपको मालूम है 2014 पाकिस्तान ने एक बाइलैटरल टैक्स ट्रीटी करनी थी स्विट्ज़रलैंड के साथ। डॉक्टर अशफाक, यह कब की बात है? 2014। उस वक़्त ये चेयरमैन FBI तो नहीं थे, लेकिन उस वक़्त क्या थे, FBI में थे, और मैं आपको सब बताता हूँ। और स्विट्ज़रलैंड के साथ पाकिस्तान ने बाइलैटरल टैक्स ट्रीटी करनी थी। 2014 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। डॉक्टर अशफाक साहब, यही जिनको निकाला गया, डॉक्टर अशफाक साहब गए जेनीवा में, और पाकिस्तान की तरफ से उस ट्रीटी को साइन करने के लिए, और फर्दर जो कानूनी आइनी प्रोसेस होता है उसको, जनाब इन्होंने 15% की बजाय 10% टैक्स वहाँ पर फाइनल कर लिया। कैसे
कि जो स्विट्ज़रलैंड की जो कंपनियां पाकिस्तान में काम करेंगी, पाकिस्तान के अंदर जो काम करेंगी, उनसे 15 की बजाय 10% टैक्स लिया जाएगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए, इन्होंने ऐसे तो नहीं किया होगा, कोई तो चक्कर होगा, क्या किकबैक्स लिए, क्या ये अब ये सामने आ जाएगा ना, सारी सब कुछ इंक्वायरी होगी ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ज़रा सुनिएगा ये मेगा करप्शन का स्कैंडल, और आपने सुनिएगा किस तरीके से इसने एयरवाई को नवाजा है, किस तरीके से अरबों का नुकसान दिया है पाकिस्तान को, सब बताऊँगा, हौसला रखिएगा। अच्छा जी, 15 की बजाय 10%, और मुल्कों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मुल्कों वही जो एक स्टैंडर्ड है, SOP है, जो सारा कुछ उसी के मुताबिक उनसे टैक्स लिया जाता है। और मुल्कों की कंपनियों के साथ स्विट्ज़रलैंड, इनसे जब पूछा गया, जब एक्शन हुआ, जब डार साहब ने एक्शन किया, जब बाकी लोगों ने, और ये फिर सूरत हाल सामने आई, उन्होंने कहा जी वो 200 जो बैंक अकाउंट्स हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर पाकिस्तानियों के, वो इसके बदले हमें उनकी तफसील देंगे। ना किसी ने कोई तफसील दी। अरबों रुपए का ये जनाब, ये इस तरीके से पाकिस्तान को इस फ्रॉडिये ने नुकसान पहुँचाया। और फिर जब वो सूरत हाल कुछ ज़्यादा हो गई, किसी ने एक्शन शुरू किया। इस फ्रॉडिये ने इमरान खान को FBI की मालूमात लीक करना शुरू कर दी, और उन्होंने खड़े खड़े कंटेनर से वो सारा उगलना शुरू कर दिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए, इस तरह के फ्रॉडिये भी पाकिस्तान में होते हैं। और इसी दौरान जनाब फिर वो आपको मालूम है 2017 में नवाज शरीफ साहब चले गए, और फिर 2018 में उनकी गवर्नमेंट भी वो ख़त्म हो गई, और ये साहब फिर उसके बाद नवाज दिए गए। आपको पता है जब वो अगली हुकूमत आई तो क्या है। अब दूसरा पॉइंट सुनिएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है ना, ये दवा साज जो सनत है पाकिस्तान की, हमेशा ही तकरीबन हर गवर्नमेंट इसको टैक्स एग्जेम्पशन देती है। टैक्स एग्जेम्पशन से मुराद ये है कि इन पे टैक्स नहीं लगाया जाता, क्योंकि टैक्स इस वजह से नहीं लगाया जाता कि जनाब दवाएं हैं और वो गरीब की पहुंच से दूर ना हो। खैर, इन्होंने तो दवाएं गरीब की पहुंच से भी कहीं दूर, 600% को दवाओं में, खैर से दवाओं का स्कैंडल भी आया। इन्होंने तो वो इंडिया से मंगवानी थी लाइफ सेविंग ड्रग्स, और खैर से कॉस्मेटिक्स भी बीच में मंगवा लिए। ये तो पूरे फ्रॉडिये हैं ना, ये तो पक्के सर्टिफाइड फ्रॉडिये हैं जो दूसरों को चोर चोर कह रहे हैं। ज़रा हौसला रखिएगा। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसको टैक्स एग्जेम्पशन होती है, ये इस डॉक्टर इशफाक फ्रॉडिये ने क्या किया, इन्होंने वो टैक्स एग्जेम्पशन, अच्छा टैक्स एग्जेम्पशन ये होती है कि ना उनसे टैक्स लिया जाए, ना उनको कुछ दिया जाए, बस ठीक है वो टैक्स ना दें और वो दवाएं बनाएं, और फिर उसके बाद एक रीज़नेबल रेट पे बेची जाए ताकि हर गरीब के अप्रोच में हो वो दवाएं लेना। ठीक, इन्होंने क्या किया, वो टैक्स एग्जेम्पशन से हटा के ना ज़ीरो रेटिंग में डाल दिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। अच्छा, ज़ीरो रेटिंग क्या होती है? ज़ीरो रेटिंग ये होती है कि उनको टैक्स रिटर्न करना पड़ता है। जो कभी कोई पहले कुछ थोड़ा बहुत किसी ने टैक्स दिया भी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने, दवा साज फैक्ट्रियों ने, तो कहा कि जनाब इनको वो टैक्स रिटर्न करो पाकिस्तान के ख़जाने से। कैसा कैसा फ्रॉडिया आया है। इसमें वो बन रहा था 32 अरब रुपए, यानी 32 अरब रुपए, 32 बिलियन रुपीस का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। जब कोई थोड़ा बहुत उनका लेट हुआ तो 600 दवासाज कंपनियों ने धमकी दे दी कि आप हमें अपने पैसे वापस करें, नहीं तो हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। उल्टा इन्होंने, इस जैसे फ्रॉडियों ने IMF को भी मिसलीड कर दिया। 32 अरब रुपए का पाकिस्तान को इस फ्रॉडिये ने नुकसान पहुंचाया। जाहिर है अगर कोई कहे, मुझे कहे कि जनाब जफर नकवी जितना टैक्स देता है वो उसको ज़ीरो रेटिंग में डाल दो और जितना उसने दिया है आज तक टैक्स, वो सारा उसको वापस करो। अब मैं तो खुश हो जाऊंगा ना यार। वो तो एक जो है ना, जब हुकूमत पाकिस्तान ने खुद ही जो है ना एक वो कर दी है, एक कानून साजी कर दी है या आर्डिनेंस जारी कर दिया है कि जी वो जो है ना मतलब वो टैक्स वापस होगा, तो मुझे क्या है भाई, मुझे तो अपने पैसे वापस मिल रहे हैं, कौन नहीं होगा। मैं एक हकीकत पर मबनी ग्राउंड रियलिटीज़ बात कर रहा हूँ ना। उनका तो नहीं कसूर इतना कि उनको तो चाहिए था एक बहाना। उनको 32 अरब रुपए वापस किए। अब इस पे भी तहकीकात हो रही हैं कि उन 32 अरब रुपए में इस फ्रॉडिये ने कितने मारे और जो फ्रॉडिये साथ जुड़े हुए थे उन्होंने कितने मारे। आ जाए जनाब कि किस तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा को टारगेट किया गया।
जरा आपने साथ रहना है, इस तरीके का मेगा स्कैंडल आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2017 की बात कर रहा हूं, एक बाइलैटरल ट्रीटी, जो एक बैनुल अक़वामी ट्रीटी, एक मुआहदा तय पाया और उसमें तकरीबन ना 107 ममालिक के साथ, जिसमें यूरोप के भी ममालिक, बहुत सारे एशिया के भी, बाकी भी बहुत सारे ममालिक थे, 107 ममालिक के साथ एक मुआहदा तय पाया, एक बाइलैटरल ट्रीटी तय पाई, एक बैनुल अक़वामी मुआहदा, और उसमें जनाब पाकिस्तान भी था। असल में उस मुआहदा का ये है कि एक दूसरे के साथ टैक्स की मालूमात शेयर करनी है और बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो खुफिया होती हैं। ये नहीं है कि वो अपने शहरियों के टैक्स के मालूमात वहाँ आपके साथ शेयर करें और आप जो है ना उनको कहीं और ही टोर दें, आगे कहीं किसी को बता दें या किस कुछ कर दें। अच्छा, फिर अब ये हुआ 107 ममालिक के साथ, और वो बड़ा लीगल होता है, उसमें बहुत सारे मुल्की लेवल पे ना हुकूमतें, रियासतें ये वो करती हैं कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई, कहीं पे कुछ ये इस तरीके से वो बड़ा आईनी कानूनी अंदाज में। ज़ाहिर बाइलैटरल ट्रीटी होती है तो उसको इंटरनेशनल लॉ की भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। तो अब उन्होंने, पाकिस्तान ने 2017 में एक बाइलैटरल ट्रीटी साइन की, इंटरनेशनल ट्रीटी थी और 107 ममालिक थे दुनिया के उसमें। अच्छा, उसके मुताबिक वो जो मालूमात आती है ना, वो FBR में एक स्ट्रांग रूम के नाम से कमरा है, एक कमरा है जिसका नाम है स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग यानी कि यूँ समझ लें कि वो खुफिया रूम होता है, कॉन्फिडेंशियल रूम होता है। उसकी चाबियाँ 2 ही अफराद के पास, या वो खुलता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से, और वो एक हैं DG इंटरनेशनल टैक्सेस। ये फ्राडिया उस वक़्त DG इंटरनेशनल टैक्सेस था, ये डॉक्टर अशफाक, और दूसरा DG FIA वो बशीर मेमन साहब थे, ठीक है, उस वक़्त। अच्छा, वो स्ट्रांग रूम की चाबियां या स्ट्रांग रूम की अप्रोच या स्ट्रांग रूम तक पहुंचना, ये सिर्फ 2 अफराद पहुंच सकते हैं, वो FBR के अंदर जो स्ट्रांग रूम या खुफिया कमरा होता है। अब इस फ्राडिये ने क्या किया जनाब, इस फ्राडिये ने एक इनकम टैक्स आर्डिनेंस में तब्दीली करा दी, और वो आपको पता है पिछली हुकूमत तो चलती आर्डिनेंसेस से रही है, और सारी की सारी मालूमात उस कॉन्फिडेंशियल रूम से, उस स्ट्रांग रूम से निकाल के शहजाद अकबर को देता रहा। किन की इंस्ट्रक्शंस पर? वो पेशावर वालों की इंस्ट्रक्शंस पर, ठीक है, और मुबैना तौर पे। और फिर उसके बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई शुरू हो गई, और ये जनाब इन कार्रवाई का वो हिस्सा थे। और जिस तरीके से इन्होंने फिर जस्टिस काजी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और ये सारे के सारे जो ऊपर मैंने बयान किए हैं और ये जो आखिरी में बयान कर रहा हूँ, ये मुबैना तौर पर इसी फ्राडिये पर इल्ज़ाम है, और अब उसके बाद तहकीक हो रही है। ARY को 1 अरब रुपए का टैक्स वापस किया गया था। आप तो कहते हैं ना कि और लेना, हम तो कहते हैं वो अरबों का टैक्स हड़प करके बैठा है ये फ्राडिया चैनल, ये मालशिया पालशिया चैनल। इसकी चीखें आसमान पे क्यों जा रही हैं? ये मैं अभी एक और वीडियो इंशाअल्लाह इसके बाद करने लगा हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि इनकी चीखें क्यों मरीख तक जा रही हैं और क्यों इस तरीके से बुलंद हो रही हैं। तो अरबों रुपए का टैक्स हड़प करके बैठे हैं। ये गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से भी इनकी छतरोल हो गई है। अब 12 तारीख को जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने बुलाया है इनके ब्यूरो चीफ को कि आओ ज़रा और आप साबित करो कि आप किस तरीके से जस्टिफाई करो कि आप अदालतों को क्यों आप तौहीन कर रहे हो अदालतों की। अब वो जिस तरीके से गए थे और जिस तरीके से इनको जूते पड़े हैं वो भी सबके सामने, वो भी बताऊंगा। अब ARY को एक और इनके FBR के ऑफिसर थे जिन्होंने वो टैक्स वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया 1 अरब रुपए का। सुप्रीम कोर्ट तक केस चलता रहा। उस वक़्त ये इनसे पिछले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे, और वो फिर जो है ना 3 महीने के दरमियान के अरसे में उन्होंने इंक्वायरी भी दी, फिर वो ऑफिसर हट गया। इन्होंने उसको एग्जेनोरेट किया इस फ्राडिये ने, और वो 1 अरब रुपए का टैक्स मालशिया पालशिया टैक्स चोर चैनल को वापस हो गया। ये हालात थे पाकिस्तान में, और ये खान साहब की हुकूमत थी। ये बड़ी शफाफ हुकूमत थी, बड़े हाजी थे, बड़े साफ चली शफाफ चली। कहीं पे फरा गोगी खा गई, कहीं पर जमील गुजर खा गया, कहीं पर पता नहीं उस्मान बुज़दार खा गया, कहीं पर जनाब आप उठ के आए तो पता नहीं कौन कौन खा गया। कभी रिंग रोड का स्कैंडल, कभी दवाइयों का स्कैंडल, कभी आटे का स्कैंडल, कभी चीनी का स्कैंडल, कभी कोरोना के फंड्स का स्कैंडल,
और तोशा खाने सारा खा गया इमरान खान, तब भी वो नेक पाक नमाजी हाजी है। और जिनकी करप्शन एक पाई की ना पाकिस्तान की अदालत से साबित हुई ना लंदन की अदालतों से, उनको ये चोर कह रहे हैं। और वहाँ इतना इनके दिमाग पर हराम सवार हो गया है कि जनाब इनको मस्जिद नबवी का एहतराम भी मलहूज़ खातिर नहीं रखते, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम भी ये मलहूज़ खातिर नहीं रखते। और मैं तो हैरान हूँ कि चलें, अब वो तो एक और बात है कि आप प्रोटेस्ट करें न करें आपकी मर्ज़ी, लेकिन पहले ये तहरीक लबैक वालों को क्या हुआ है? वो ना प्रोटेस्ट, ना कोई बयान, ना कुछ नहीं आया। पूरी दुनिया के मुसलमान कांप उठे हैं ये जो मस्जिद नबवी में इन्होंने ये वाक़या किया और जिस तरीके से हुर्मत रसूल को के तक़द्दुस को पामाल किया। ये इन बदबख्तों ने अपने अमाल को जिस तरीके से अकारत किया, जिस तरीके से ज़ाया किया। लेकिन मैं समझता हूँ तहरीक लबैक वाले वो बड़े ठेकेदार थे इस्लाम के और बड़े मतलब है अपने आप, उनको अभी तक पता कोई नहीं चला। मैंने कोई ख़ास बयान नहीं देखा, कोई प्रोटेस्ट की धमकी नहीं देखी, कोई इस तरीके से नहीं देखी। उनको तो सबसे पहले उनका बयान आना चाहिए था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।